उपन्यास के पाठकों को मैं रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। आप पिछले एपिसोडों में सुन चुके हैं कि आदिवासी अमृत संतान भी हो सकते हैं। तो अशिक्षा के पठार पर सघन फैला अंधेरे में जीने वाले घिसटते आदिवासी और संघर्षरत बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जान हथेली पर लेकर लड़ने वाले आदिवासी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अगर कोई नेता इस कद का हो जाए कि उसके जीते जी उपन्यास लिखा जा सके, तो ऐसा उपन्यास आज आप उसका पाठ, समीक्षा का पाठ सुनने जा रहे हैं। उपन्यासकार है विनोद कुमार, जो पत्रकार रहे हैं और पत्रकारिता करते करते ही उन्होंने समर शेष है जैसा उपन्यास, मिशन झारखंड आदि उपन्यास लिखे। समर शेष है की खासियत, विशेषता है जो कम ही उपन्यासों में होती है कि उपन्यास नितांत काल्पनिक पात्र होता है या ऐतिहासिक पात्र होता है, लेकिन जीवित पात्र शिबू सोरेन जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, सांसद रह चुके और जिनके बेटे हेमंत सोरेन इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उस झारखंड को बनाने में शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आज इसी उपन्यास के बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। यह नायक प्रधान उपन्यास है। पाठक 3 पीढ़ियों को एक साथ देख सकता है, एक शिबू सोरेन के पिता को तो दूसरे शिबू सोरेन के बेटे को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आप अखबारों में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही नायक को लेकर के ये उपन्यास रचा गया है, बुना गया है। उपन्यास में पुलिस की भूमिका अक्सर कटघरे में होती है, सवालों के घेरे में होती है, यहाँ भी दिखाई देगी। दिकू क्या होते हैं और दिकू कौन होते हैं, ये कई उपन्यासों में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो दिकू वो जो बाहरी लोग जो अक्सर आदिवासियों को शोषण करने या उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो इस उपन्यास का शीर्षक ही है दिकुओं से मुक्ति का समर शेष है। तो हम गुजरते हैं उपन्यासों में आदिवासी भारत के एक चैप्टर से। जीवित व्यक्ति पर रचना करना अपने आप में बेहद कठिन काम है। अपने समकालीन पर लिखने का सबसे बड़ा जोखिम होते हुए भी विनोद कुमार ने समर शेष है, जो 2005 में प्रकाशित हुआ उपन्यास लिखकर जोखिम उठाई। व्यक्ति विशेष पर केंद्रित उपन्यास की कई सीमाएं हो सकती है। राजनीति जैसी काजल की कोठरी में बिना दागदार हुए कोई बाहर नहीं आ सकता। ऐसी ही राजनीतिक शख्सियत को केंद्र में रखकर ये उपन्यास लिखा, रचा व बुना गया है, जिन्हें 3 बार मुख्यमंत्री पद से असमय गद्दी से उतरने पर मजबूर होना पड़ा। हमेशा आरोपों के घेरे में रहा, जिसका अतीत भी कानून से खेलते खेलते रहने का रहा है। ढेरों सीमाओं, आरोपों के बावजूद शिबू का आंदोलनकारी रूप न केवल प्रभावित करता है, अपितु आंदोलनकर्ता के रूप में प्रेरणादायी रहा है। ये पात्र अत्यंत पिछड़े क्षेत्र, दबे कुचले व शोषित समुदाय में पैदा हुआ।
लगभग अर्धशिक्षित की कहानी है। लगभग अर्धशिक्षित नायक की कहानी है, लेकिन संघर्ष, आंदोलन करने वाला जो एक प्रदेश की नींव की ईंट बनता है और उसका सर्वे सर्वा भी। ऐसी ही विरासत में संघर्ष का जीवंत अतीत मिला है। उपन्यास की उपलब्धि, रचनाकार की सुलझी हुई सोच, विषय को गहराई से समझने की साफ दृष्टि, समस्या की तह तक जाने की लगन के साथ चरित्र के बारे में छोटी छोटी जानकारी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है। रचनाकार की स्पष्टवादिता चौंका देने वाली है। दिकू आदिवासी की हर समस्या की जड़ साबित होते हैं। दिकू, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस समीक्षा का शीर्षक है दिकुओं से मुक्ति का समर शेष है। दिकू यहाँ आदिवासी की हर समस्या की जड़ में दिखाई देते हैं, चाहे वे सरकारी तंत्र की मशीनरी हो या सूदखोरी महाजन। पुलिस और महाजनों का अमूर्त गठबंधन आदिवासियों के शोषण का मूल कारण रहा है। पुलिस अंततः उन्हें हिंसक भूमि बनाने के लिए जिम्मेदार ठहरती है। ये विडंबनाई है कि उनकी समस्याओं का समाधान भी बिना हिंसक हुए नहीं हो पाता। उपन्यास की विषय वस्तु और शिल्प में कसावट दिखाई देती है। जन आंदोलन को जिस खूबी से उबारा गया है, उनकी प्रशंसा करते हुए प्रोफेसर वीर भारत तलवार इसे हिंदी का अनूठा व असाधारण उपन्यास बताते हैं। प्रेमचंद को किसान जीवन का चितारा जिस कारण से कहा जाता है, ठीक वैसे ही विनोद कुमार ने आदिवासी जीवन व आंदोलन को काफ़ी नज़दीक से अनुभूत किया है। झारखंड के आदिवासी प्रदेश बनने और बनने के बाद की विडंबनापूर्ण स्थिति पर उपन्यासों की पूरी श्रृंखला है समरशेष। मिशन झारखंड हाल ही में गठित लालगढ़ पर आधारित रहा है। 6वें 7वें दशक में आदिवासी क्षेत्र में आज की तरह नक्सलवाद नहीं था। उपन्यास के कथ्य में हिंसा है। आदिवासी और हिंसा का चोली दामन का साथ रहा है, चाहे कारण कुछ भी रहे हो। आदिवासी हमेशा हिंसा का शिकार हुआ है। आदिवासी क्षेत्र में इस समय व्यवस्थावादी और नक्सली हिंसा चरम पर है। नक्सली हिंसा उपन्यास का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन शिबू और उसके पिता बिना हिंसक हुए आदिवासी हितों को नहीं साध पाते। एक हिंसा उनकी है जो सत्ता में परिवर्तन बंदूक की गोली से ही देखते हैं। दूसरी वह हिंसा है जो अपनी अस्मिता को बचाने के लिए की जाती है। इन दोनों हिंसा के फर्क को उपन्यास में अच्छी तरह से खोलकर समझाया जाता है। सोई हुई कौम में जागृति लाने के तंतु को पकड़ने का साफ सुथरी भाषा में बिना लाग लपेट के कहानी कहना उपन्यास की बहुत बड़ी खूबी उपन्यासकार की रही है। रचना में नायक का उद्भव और विकास क्रमबद्ध हुआ है। आक्रांता दिकू आदिवासी समाज और संस्कृति से भिन्न रहा है। भारतीय संस्कृति संतोष प्रदान कही अवश्य जाती है, या फिर यूं कहें कि मूल भारतीयता अब बची ही आदिवासियों में है। जब आवे संतोष धन सब धल दून समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान, ये उक्ति आदिवासियों से ग्रहण अवश्य कर ली है, किंतु चलता इस पर कोई नहीं है सिवाय आदिवासियों के। भारतीयता से वो ओतप्रोत संतोषी जीव बीहड़ पहाड़ जंगलों में शांति से रहते आए हैं। उनके शांत जीवन को दिकुओं ने अशांत किया है। प्रकृति पर आश्रित कम से कम में गुजारा करते हैं।
पर्यावरण प्रेमी आदिवासी जंगल में सदियों से रह रहा है। उनकी शांति भंग करने वाले साहूकार, महाजन और सूदखोर उनके बीच हमलावर की तरह पहुंचते रहे हैं। ये लोग ही उनकी अस्मिता को लूटने का उपक्रम कर रहे हैं। कौन है ये बिष्टू साव जो हेडबर्गा बसाता है और महज 3-4 दशक में ही अधिकांश आदिवासी की जमीन हड़प कर जाता है? कौन सा गांव है जो उसका कर्जदार नहीं है? वह आसपास की सारी जमीन का मालिक बन जाता है। बिष्टू साव के साम्राज्य में कांटा बनकर उभरे सोबरन की हत्या कर दी जाती है, जो शिबू सोरेन के पिता मास्टर रहे। बिष्टू साव का जमीन हड़पो कार्यक्रम आबाद गति से चल पड़ता है। बिष्टू साव का आतंक पूरी तरह हिंसा पर आधारित है, पर उसके साथ पुलिस, न्यायालय और सत्ता है। दूसरी तरफ आदिवासी है जो लुटता, पिटता, कंगाल होता चला जा रहा है। सूदखोरी आदिवासी को भूमिहीन बना डालती है। डोमन माजी बेटी की शादी के लिए बिष्टू साव को खेत रहन पर रखकर उधार लेता है। स्वयं की जमीन पर ही मजदूर होने पर मजबूर कर दिया जाता है। बलराम की विधवा जैसे अनगिनत घर बिष्टू साव या उस जैसे बनियों, सूदखोरों के चंगुल में फंसे हैं आदिवासी। दिकू जोंक की तरह चिपक कर आदिवासी का खून पीते रहते हैं। दिकुओं द्वारा लगातार जमीन हड़पने से भूमिहीन हो रहे हैं आदिवासियों की कहानी आज से नहीं, हमेशा से चली आ रही है। पहाड़ी वाले रंजीत बाबा सोबरन को कहते हैं, इंच इंच जमीन हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींच सींच कर बनाई है। इसलिए जंगल और ये जमीन हमारी है। इस जंगल के मालिक हम हैं। हम इसके मालिक है। सोबरन देखता है कि अब सरेआम बेगार नहीं करवाई जा सकती, पर परिस्थितियाँ ही ऐसी कि हमारे लोग स्वयं ही साहूकार के यहाँ बेगार करने पहुँच जाते हैं। आदिवासी की ज़मीन बची रहे, इसके लिए उन्हें 1928 से ही खरीद पर रोक लगी हुई है। यानी आदिवासियों की ज़मीन पर 1928 में ही खरीद पर रोक लगा दी गई थी। साहूकारों के हथकंडे, चालें और तिकड़मों से उसकी ज़मीन छीनी जाती रही है। बाजी दावा के तहत ज़मीन का मालिक कोर्ट में घोषणा करता है कि यह ज़मीन उसकी नहीं है। सर्वे सेटलमेंट के वक्त गलती से उसने उक्त ज़मीन पर अपना दावा पेश कर दिया था। अब मैं इसे पूर्व मालिक को लौटाता हूँ। जज मानता है कि यह बयान सही नहीं है। पेज नंबर 42। बहुत से मामलों में रजिस्ट्री नहीं होती, तब वर्षों मालिकों के पास ज़मीन रेहन पड़ी रहती है। ज़मीन हड़पने की अन्य कई तरह की विधियां हैं। पहली, भुगतु बंदा। इसके तहत 9 वर्षों के लिए महाजन ज़मीन को अपने नाम करवा लेता है। सूद बंधक में सिर्फ सूद की वसूली के लिए खेत लिखवा लिया जाता है, और कोयला, केवाला जब सूद और मूल वापस करने में माजी असमर्थ हो जाता है, तो खेत स्थायी रूप से महाजन के नाम केवाला कर दिया जाता है। इसे केवाला कहते हैं। शिबू के चरित्र धीरे धीरे विकसित होता है। शिबू सोरेन के चरित्र में धीरे धीरे विकास होता है। पिता की हत्या के बाद शिक्षा अधूरी रह जाती है। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचने लगता है। वनाधिकारियों से सामना करता है। वह अजीत दा को निरुत्तर कर देता है। तब वे चितरपुर के मंजूर हसन के पास भेजते हैं। मंजूर हसन आदर्शवादी, क्रांतिकारी, वामपंथी विचार वाले युवक कहे जा सकते हैं।
वह शिबू की निराशा दूर करता हुआ पिता की शहादत याद दिलाता है, उसे संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। शिबू की लड़ाई साहूकारों और आदिवासी की ज़मीन पर लगाए जाने वाले कारखाने वालों से भी होती है। माराफाड़ी गांव के निकट स्टील कारखाना लगाया जाना है। सेटलमेंट के तहत जो ज़मीन मुआवजा काफ़ी कम और निर्धारित होता है, ज़मीन जाने वालों को नौकरी देने का आश्वासन दिया जाता है। आदिवासियों को बस अपनी जोशीली आवाज़ से जगाता है। वह कई बार लगता है जैसे दहाड़ रहा है, ये ज़मीन, ये घर द्वार उनके बाप के हैं। क्यों छोड़ें अपने घर द्वार? हर गांव में मीटिंग करो, सबको इकट्ठा करो, चलो हम लोग माराफाड़ी में उनका तंबू कनात उखाड़ फेंकें। इस तरह के क्रांतिकारी वचन शिबू सोरेन आदिवासियों के बीच में जाकर के बोलता है। पेज नंबर 170। शिबू का फैसला युवकों में जोश भरता है। बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जाती है। बांस गौड़ा से जो प्रदर्शन निकलता है उसमें आदिवासी विस्थापितों की संख्या सर्वाधिक होती है। कारखानों से मुआवजा लेने के लिए कई समानांतर संगठन उठ खड़े होते हैं। मुआवजा के देन लेन में पारदर्शिता का अभाव है। प्रबंधन ठाकुर सरजू को मुआवजे के अलावा 1 लाख रुपए, चमचमाती कार और सीतारामपुर से 2 रंडी ला कर देता है। ये सब देखकर शिबू निराश हो जाते हैं। जब वह अपनी आंखों से साफ साफ देखता है कि आदिवासी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, फिर भी लोग विस्थापन को क्षेत्र के भले के लिए बताते हैं। राजनीति किस तरह से की जाती है, अफवाहें किस तरह से उड़ाई जाती है कि यह नीतियाँ आदिवासियों के फेवर में। विरोध करने पर बंदूक छाती से भिड़ा देते हैं। अगर आदिवासी विरोध करे तो उनके सीने पर बंदूकें तानी जाती हैं। बड़ी बड़ी ज़मीन वालों को कारखाना बनाने से कोई आपत्ति नहीं और गरीब लोगों के विरोध की कोई अहमियत नहीं। ऐसे में शिबू कारखाने की लड़ाई के बजाय वापस पुरुलिया होते हुए अपने गांव नेमरा पहुंच जाता है। एक तरह से ये निराशा के पल होते हैं। शिबू आदिवासियों को कर्ज में डुबोने वाले का अपहरण कर प्रशासन को जंगल में आने के लिए बाध्य कर अपनी लड़ाई की शुरुआत करता है। शिबू एक आदिवासी युवक है, उसमें शर्मिलापन कूट कूट कर भरा है। ब्लॉक अधिकारी से मिलने जाता है तो चपरासी भी डांट डपट कर भगा देता है। वही शिबू रूपा विधवा की जमीन से धन कटनी करके आंदोलन का क्रांतिकारी बिगुल बजा देता है। प्रशासन को विश्वास ही नहीं होता कि जो युवक चपरासी के भगाने पर भाग जावे वही रातों रात उनकी ज़मीन से धान काटने जैसे कार्य को अंजाम दे सकता है। जंगल से लकड़ी काटी जाने लगी, वन रक्षक पीटे जाने लगे। पेज नंबर 153। साहूकारों द्वारा हड़पी ज़मीनों से फसल काट ली जाती है। इस तरह का धन कटनी आंदोलन चल पड़ता है। प्रशासन का लाव लश्कर शिबू को नहीं पकड़ पाता। जमीन मुक्ति का दूसरा आंदोलन जेना रोड से होता है। शिबू अपने पुराने अनुभव के आधार पर बोलता है, तुम भी समझ लो, आदेशात्मक आवाज़ में, तुम भी समझ लो कि इस तरह मीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। अपने तीर पत्थर पर घिसकर चमका लो, कुल्हाड़ी की धार को हर वक्त तेज रखो और जो कोई तुम्हारी औरत को बुरी नज़र से देखे उसकी बोटी बोटी काट डालो। जो तुम्हारी ज़मीन पर पैर धरने की कोशिश करे उसके पैर काट डालो। पेज नंबर 208। शिबू का एक तरफ इलाके में धनकटनी आंदोलन चलता है जो चालों में बदलाव भी लाता है कि जो काम रात के अंधेरे में करते थे अब दिन के उजाले में किया जाने लगता है। आदिवासी समाज सुधार और भू वापसी दोनों एक साथ चलाने का काम किया जाता है। कानून न्यायालय का उपयोग महाजन अपने हित में करते हैं।
वर्षों मुकदमा चलाकर भी वे जीत जाते हैं और आदिवासी हार जाता है। सोबरन माझी की हत्या के मुकदमे की कार्यवाही को देखकर सोनामणि जो कहती है वह कड़वी सच्चाई है। देखिए, हुजूर हुजूर मैं समझ चुकी हूँ, इस कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से मुझे न्याय नहीं मिलने वाला। पेज नंबर 102। शिबू व्यवस्था को समझने के बाद अपने स्वजातियों को न्याय दिलाने का रास्ता तय कर लेता है। दिगुओं की खड़ी फसल को काटने से शिबू पर धारा 379, 144 और 145 लगा दी जाती है। वह अधिकांश मामलों में मुख्य अभियुक्त बना दिया जाता है। उपन्यास में एक राय और विनोद बिहारी महतो जैसे पात्र, उनके सहयोगी पात्र भी दिखाई देते हैं। विनोद बिहारी महतो कम्युनिस्ट वकील है। एक ही राय इंजीनियर होते हुए भी श्रमिकों के पक्ष में प्रबंधन के खिलाफ बोलता है। शिबू की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो की अध्यक्षता में शिबू सोरेन सचिव बनते हैं। जमीनी कार्यकर्ता से राजनेता बने शिबू के चरित्र को समझाना विनोद कुमार का छुपा एजेंडा हो सकता है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव पर लालू चालीसा लिखा जा चुका है, इन दोनों में भेद है। शिबू ऐसे समाज से आते हैं जिसे संरक्षण की आवश्यकता है। संवैधानिक संरक्षण प्राप्त ये समाज आज़ादी के 6 दशक बाद भी वहीं खड़ा है जहाँ पर सदियों पूर्व था। ये वक्तव्य कई तरह के सवाल खड़ा करता है। सिद्धो कानू बिरसा मुंडा के बाद झारखंड के आदिवासी को वर्षों की नींद से बाहर लाने का काम किसी ने यदि किया है तो शिबू ही ठहरते हैं। आदिवासियों में इतने आंदोलन हुए फिर भी वे नींद से बाहर क्यों नहीं आए थे? माना कि शिबू बहुत बड़े क्रांतिकारी नहीं रहे, पर आदिवासी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा की तुलना में आदिवासी चेतना संपन्न व आदिवासियों को जगाने में उनकी भूमिका रही है। बिरसा मुंडा से अगर किसी राजनेता की तुलना की जा सकती है तो कोई मुख्यमंत्री नहीं ठहरता सिवाय शिबू सोरेन के या फिर उनके पुत्र हेमंत, जो शिबू सोरेन के पद चिन्हों पर है। झारखंड बनाने में इस व्यक्ति का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज़ादी के बाद आदिवासियों के लिए उनके हितों को लेकर लड़ाई लड़ने वालों में इनका नाम ही सबसे ऊपर सर्वप्रथम लिखा जाता है। उपन्यास में शिबू सोरेन के पिता का संघर्षशील जीवन निरूपित हुआ है। सोबरन माझी पैसे से शिक्षक होते हुए भी अन्याय के खिलाफ दूसरों को लड़ने का पाठ पढ़ाते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करते हैं। वे छात्रों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के साथ साथ मूक आदिवासियों के साथ किए जा रहे अन्याय को देखकर अनदेखा नहीं कर पाते। यह ऐसा समर है जो अविशेष है। सोबरन जिसने अंतिम सांस तक लड़ते हैं, उस समर को उनका पुत्र भी लड़ रहा है। उपन्यास वहाँ खत्म होता है जब शिबू जेल से बाहर आकर घर में प्रवेश करते हैं और उनकी माँ उसका स्वागत करती है। तब वो उठता है, माँ अभी समर शेष है। शिबू सोरेन अपनी माँ से आकर के कहता है कि समर अभी शेष है, समर अभी जीता नहीं गया। सूदखोर सोबरन को खत्म कर समझ लेते हैं कि उनका कांटा निकल गया है, समर खत्म हो गया है, पर ऐसा नहीं होता। एक पीढ़ी जहाँ संघर्ष को छोड़ती है, दूसरी पीढ़ी वहीं से शुरुआत कर देती है। खास ऐसा अनवरत हो पाता। जो जुनून शिबू में आरंभ में दिखाई देता है उसका कुछ अंश भी बाद तक बरकरार रहा होता तो प्रदेश का भूगोल ही अलग हो गया होता। आदिवासियों की जैसी स्थिति उसमें समर शेष हो भी नहीं सकता। नक्सली समस्या का निपटारा यहाँ की चुनी हुई सरकार कर सकती है। नक्सली भटके हुए भाई है, ये कथन शिबू का रहा है। वो मुख्यमंत्री हो या नहीं, किसी जीवित व्यक्ति पर लिखना क्यों कर टेढ़ा है। उपन्यास के नायक पर बाद में लगे
आरोप उसके नायकत्व को कम करते हैं। वे नक्सली समस्या पर न्याय नहीं कर पाते। सत्ता हासिल करने के लिए उसी पार्टी से समझौता करते हैं जो आदिवासी समस्याओं को पेचीदा बनाने का काम करती रही। शिबू मुख्यमंत्री होकर किसी तरह का क्रांतिकारी कदम नहीं उठा पाते। मिलीजुली सरकार में अपने पद के लिए झुकते हैं जिसमें आदिवासी हित बलि चढ़ जाते हैं। पद हासिल करने से पूर्व का दौर शिबू का आंदोलनकर्ता का रहा होता है। प्रदेश को बनाने में उनका योगदान रहा है। ये उपन्यास उस शिबू को समझने में मददगार साबित होता है जो राजनेता होने से पूर्व जननेता रह चुका होता है। एक जमीनी नेता किस तरह से महत्वाकांक्षा का शिकार होता हुआ खलनायक तक कहा जाने लगता है या बना दिया जाता है। राजनीतिक चालों से जननेता भी बच नहीं पाते। आज का खलनायक कल का जननायक रह चुका व्यक्ति पर यह उपन्यास खरा उतरता है। शिबू का जुनून और निडरता प्रेरणादायी रही है कि एक आदिवासी समुदाय से जुड़े बिना उनकी बात नहीं कही जा सकती। अगर कोई आदिवासी समुदाय से होकर भी आदिवासी को समझे बिना राजनीति करता है वह ढोंगी है, पाखंडी है। झारखंड मिलने पर आदिवासियों को क्या मिला, इस विषय को समझने के लिए तो दूसरा उपन्यास मिशन झारखंड रोशनी डालता है, जिस पर फिर कभी हम वक्त मिला तो बात करेंगे। अभी अंतिम निष्कर्ष के बतौर पात्र के बतौर उपन्यास में क्षेत्रीय भाषाई छोंक का न होना अखरता है। पात्र जो बोली भाषा बोलते हैं, शिबू सोरेन अगर अपनी क्षेत्रीय बोली में बोलेंगे, अपने लोगों से बोलेंगे तो हिंदी में नहीं क्षेत्रीय बोली में ही बोलेंगे। ये उपन्यास की एक कमी कही जा सकती है और ये कह सकते हैं कि अखरता है। अन्यथा उपन्यास की भाषा बेहद सरल और सहज रही है। पात्रों की बतौर चरित्र की बोली भाषागत खूबी होती है, इससे विश्वसनीयता बढ़ती है। अगर पात्र अपने लोगों से अपनी बोली भाषा में बातें करता हो, बतियाता हो, इन सब के बावजूद चरित्र की आक्रामकता, निडरता और नेतृत्व क्षमता उभर कर आती है। ये सही है कि आदिवासी तब तक नहीं जाग सकता जब तक उनमें से ही कोई उन्हें झकझोर कर नहीं उठाता। आदिवासी आंदोलनकर्ताओं की लंबी परंपरा में शिबू अगली कड़ी साबित होते हैं। आदिवासी व्यक्ति चरित्र को उबारने, उनकी मूल समस्या की तह तक जाने का अवसर पाठक को मिलता है। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि शिबू सोरेन के कार्य अतिवादी नक्सलियों जैसे हैं। सवाल सीधा सा है कि देश की आज़ादी के 6 दशक बाद भी आदिवासी वहीं का वहीं क्यों कर खड़ा है। देश गुलामी से मुक्त होकर विकास के सोपान चढ़ता जा रहा है और आदिवासी भूमिहीन होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे कौन तत्व जिम्मेदार है? राजनीतिक शक्तियाँ या राजनीतिक दिशाहीन है। जब आदिवासी की ज़मीन कोई भी गैर आदिवासी कानूनन नहीं खरीद सकता, तब सूदखोर, महाजन, शोषक और ठेकेदार उनकी ज़मीन कैसे हड़प लेते हैं, ये सवाल मुखर होता है। जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें न पुलिस न न्यायालय का साथ मिल पाता है। उपन्यास में चरित्र की छोटी छोटी बातों पर भी निगाह जाती है। उसी तरह उपन्यास में आए गाँवों का शाब्दिक अर्थ बताए गए हैं। जैसे बड़ा दह का शाब्दिक अर्थ इस तरह से है, गाँव से मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है, उसे बड़ा दह कहते हैं। जेना रोड भी एक गांव है, गांव का नाम है। गांव में इमली के पेड़ अधिक हैं। जैन वहाँ की बोली में इमली को कहा जाता है, इसलिए इसे जेना रोड कहा जाता है। जय हिंद, जय जोहार। ये था उपन्यास जो कभी उपन्यासों में आदिवासी भारत के बतौर एक चैप्टर में ये स्थान पाता है। और जिस तरह से शिबू सोरेन आंदोलन करते हैं,
इसी तरह से राजस्थान में मगरी मानगढ़ पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक दूसरा चले वाला गठित होता है। इस पर उपन्यास हरिराम मीणा ने 15 साल पहले लिखा था। हम अगली कड़ी में उसी से रूबरू होंगे और हो सकेगा तो इन दोनों उपन्यास की समीक्षा के बतौर तुलनात्मक अध्ययन भी संभव हो सकेगा। दूसरी कई बातें हैं इस उपन्यास को लेकर के जो मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना ज़्यादती हो गई। अगर आप इस उपन्यास को पढ़ करके सुन करके अगर किसी भी तरह का सवाल करते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी, इसलिए कि उपन्यास आपने कई पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह का उपन्यास जो जीवित व्यक्ति पर, जो आज भी जीवित है और झारखंड यानी प्रदेश आदिवासी प्रदेश बनने में जिस व्यक्ति की भूमिका रही और वही व्यक्ति किस तरह से मुख्यमंत्री रहता है लेकिन 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जाता। ये राजनीतिक दांवपेच, छल षड्यंत्र एक जननेता को खलनायक बनाकर रख छोड़ता है। इस तरह से इस उपन्यास पर कई तरह से सवाल उठ सकते हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि ये एक जीवंत उपन्यास है जो जीवित व्यक्ति पर लिखा गया ऐसा अनोखा प्रयोग है, जिसके लेखक और जिसके नायक दोनों ही इस वक्त जीवित है। और मैं जब इसका वाचन कर रहा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ, तो मैं भी आपके सामने। तो कहने का मतलब ये कि इस उपन्यास को लेकर के जो बेबाक और अनूठी टिप्पणी प्रोफेसर वीरभद्र तलवार ने की, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, पढ़ने निकलने से लेकर के आंदोलनकर्ताओं और आदिवासियों के बीच में रहकर के काम किया, वो एडवांस स्टडी शिमला में शोध करते हैं और मुझे वहाँ मुलाकात होती है और मैं भी वहाँ एसोसिएट के रूप में जब होता हूँ, तो मैं जब अपने शोधालेख का पत्र वाचन करता हूँ तो उस पर आप टिप्पणी करते हैं। मेरा ये सौभाग्य है। अब मैं बेहद खुश हूँ इस बात को लेकर के। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि मुझे इस उपन्यास पर आपसे, पाठकों से, श्रोताओं से, 10 श्रोताओं से पूरी उम्मीद है कि इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सुन करके चुप नहीं रहेंगे, इसे सब्सक्राइब करके आप आगे बढ़ाने का एक मिशन, झारखंड मिशन समर से के बाद लिखा गया उपन्यास है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इस पर आप बाकायदा डिबेट करें, बातें करें, विमर्श करें और एक अभियान के तहत इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ताकि वो संवेदना, ये उपन्यास मात्र उपन्यास नहीं, उपन्यास का मुख्य तत्व होता है कल्पना। ये उपन्यास का नायक काल्पनिक नहीं, ऐतिहासिक भी नहीं। आश्चर्य है कि वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा और बहुत सारे लेखक, राहुल सानकर्त्या, ये सब ऐतिहासिक उपन्यास लिखते रहे और ऐतिहासिक उपन्यास के पात्रों में कल्पना के तत्व हो सकते हैं, लेकिन जो पात्र जीवित है, जिसने आंदोलन किया है, बिरसा मुंडा भी ऐतिहासिक पात्र के बतौर, जंगल के दावेदार के बतौर आपके सामने रहा। इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं कि इन उपन्यासों पर बात करते हुए, इन वीडियो को सुनते हुए आप एक इंटरडिसिप्लिनरी डिबेट की तरह या आपस में इन अन्य उपन्यासों से आई बातें, आया मुद्दे, उनकी आई समस्याएं, ये नायकों के पात्र के चरित्र चित्रण को लेकर के या उपन्यासगत तत्वों के आधार पर या विषय वस्तु के आधार पर बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज पठन पाठन का दौर नहीं है, लेकिन वीडियो का, यूट्यूब का दौर है। और ये उपन्यासों में आदिवासी भारत में जो 12 उपन्यास है, हालांकि मैं ये पहले कह देता हूँ कि उपन्यासों में आदिवासी भारत का ये उल्था है। ये वीडियो
उसका विकल्प नहीं हो सकता। आप वो उपन्यासों आदिवासी भारत अगर पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम उपन्यासों के कुछ अंश उसमें लिए गए हैं, फिर इसके बाद समीक्षा ली गई है। इस तरह से आप यहाँ केवल समीक्षा ही सुन पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर आपको पूरा देखना सुनना है और पूरी किताब को समझना है तो आपको उपन्यासों में आदिवासी भारत अजय शोधार्थी लेना ही होगा। ये केवल जिज्ञासावश जिज्ञासा शांत करने के लिए, और ये कहें कि शोध को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका के बतौर है। अंततः आपको किताबें तो खरीदनी ही पड़ेगी। अगर आप जिज्ञासु पाठक है, गंभीर पाठक है या गंभीर शोधार्थी है तो आपको इन किताबों तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। धन्यवाद।